हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार मदर इंडिया एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम अपनी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए आज शिशुनाग वंश की जानकारी प्राप्त करेंगे। शिशुनाग वंश जो है 412 ईसा पूर्व शिशुनाग ने किसकी नागदास की हत्या करके और किसकी शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। और ये जो नागदास था उसका एक सेनापति होता था। तो इसने सबसे पहले राजा बनते ही वैशाली को अपनी राजधानी बनाया और इसने किसको वत्स, कौशल और अवंती महाजनपद को जीत लिया। और ये मैंने बताया अभी अभी अर्यक वंश में नागदास का क्या होता था, अमात्य होता था। अमात्य मीन्स प्रधानमंत्री भी कह सकते हो या मंत्रिमंडल का हिस्सा होता था। इसके पुत्र का नाम था कालाशोक। इसके पुत्र का क्या नाम था? कालाशोक था। और कालाशोक का दूसरा नाम कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, कोकवर्ण है उसका एक नाम तो। और इसको जो कोकवर्ण नाम है कालाशोक का, इसके समय में दूसरी बौद्ध संक्ति हुई थी। तो देखिए पहली बौद्ध संक्ति जो हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय में हुई थी, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। और दूसरी जो बौद्ध संक्ति है वो किसकी? कालाशोक या कोकवर्ण की समय में होती है, 383 ईसा पूर्व होती है भाई। ठीक है, कब होती है? 383 ईसा पूर्व। पहले भी बताया है। जो तीसरी होगी वो कब होगी? वो हमारी 250 ईसा पूर्व हो जाएगी। और जो चौथी है वो 78 ईस्वी में होगी भाई। ठीक है। और शिशुनाग वंश जो है इसका अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था भाई। कौन था? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन का भी एक सेनापति होता था जिसका नाम था महापद्मानंद। और वो किसको? नंदीवर्धन को मार के और किसका? नंद वंश की स्थापना करेगा भाई। किसकी करेगा? नंद वंश की स्थापना करेगा। ये पहला क्या होता था? शूद्र राजा था भाई। क्या था? ये पहला शूद्र राजा था। और महापद्मानंद को सर्व क्षत्रिय हत्यारा भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सर्व क्षत्रिय हत्यारा बोलते हैं। दूसरा परशुराम भी इसको बोला गया है। क्या बोला गया है? दूसरा परशुराम बोला गया है। बौद्ध ग्रंथ है एक महाबोधित्सव, यानी कि महाबोधि वंश भी कह देते हैं, उसके अंदर इसको उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? उग्रसेन। और पुराणों के मुताबिक इसको सर्व संत्रांतक या फिर एक राट कहा गया है। देखिए एक राट, आगे चल के दो राट बनेंगे और फिर जाके क्या बनेंगे? सम्राट बनेंगे भाई। ठीक है। एक खारवेल का राजा था भाई। ठीक है। तो वहां से इसको खारवेल से हाथी गुम्फा भी लेख से जानकारी मिलती है कि अशोक से पहले कलिंग जीतने वाला राजा कौन था? महापद्मानंद था भाई। कौन था? महापद्मानंद था। इसका अंतिम राजा है ना, बीच के जो और राजा है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अंतिम राजा धनानंद था। और धनानंद किसका? मगध का मतलब राजा था भाई। कहाँ का था? मगध जो था वहां का राजा होता था। और ये अंतिम ताकतवर शासक था भाई। क्या था? अंतिम ताकतवर शासक था। और अभी हम मगध साम्राज्य ही पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसके समय पर सिकंदर ने भारत के पश्चिमी भाग पर क्या किया? आक्रमण किया भाई। ठीक है। पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। जो धनानंद था ये बहुत ही घमंडी राजा होता था। कहते हैं तक्षशिला का एक शिक्षक था भाई, जिसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कह लो, कौटिल्य पंडित कह लो भाई। ठीक है। तो उसको मतलब इसने क्या किया? चाणक्य भी कह सकते हो आप उसको, चाणक्य को इसने मतलब है ना बाहर निकाल दिया। और कहते हैं कि उसने मतलब कसम ली कि मैं आपको मतलब गद्दी से हटाकर ही रहूंगा। फिर वो किसके? चंद्रगुप्त की सहायता से। और चंद्रगुप्त को मतलब ढूंढता है और उसको राजा बनाता है भाई। ठीक है। तो चंद्रगुप्त लास्ट में किसको राजा मतलब किसको मार के राजा बनेगा? घनानंद को मार के राजा बनेगा। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। तो पश्चिमी भाग पर इसके समय में क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था भाई। ठीक है। और बाद में मतलब देखिए मैंने बता दिया चंद्रगुप्त मौर्य इसको मार के क्या बनेगा? राजा बन जाएगा भाई। 326 ईसा पूर्व आइडेस्पीज यूनान में है ना, नदी को क्या बोलते हैं? आइडेस्पीज बोलते हैं। झेलम नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था, सिकंदर ने किया था, राजा पोरस को हरा दिया था। राजा पोरस कहाँ का राजा था? पंजाब का राजा था भाई। ठीक है। उसको हरा दिया था, इसीलिए इसको आइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं। और झेलम नदी के किनारे हुआ था भाई, इसमें राजा पोरस को
हरा दिया था भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इससे आगे, एक तो घनानंद जो था ये एक स्ट्रॉन्ग और ताकतवर राजा था, और आगे जो ब्यास नदी है उसको पार करने से मतलब क्या कर देते हैं भाई, उसके सिकंदर के सैनिक मना कर देते और वो यहाँ से वापिस चला जाता है भाई, ठीक है। यूनानी जो है ना वो धनानंद को अगरम बीज नाम से जानते थे भाई, क्या नाम था, वे जो यूनानी थे वे इसको अगरम बीज नाम कहते थे, किसका, घनानंद का भाई। इसके बाद भारत पर देखिए विदेशी आक्रमणों की डिटेल करते हैं भाई, विदेशी आक्रमण होते रहे हैं पहले भी। सबसे पहले देखिए सिकंदर है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, उसके गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था। कहाँ का शासक था, मकदूनिया का शासक था। उसका जन्म कब होता है, 356 ईसा पूर्व होता है, तो इसकी जानकारी हम आगे लेंगे। उससे पहले जो भारत पर मतलब और आक्रमण हुए थे, उत्तर पश्चिम पर सबसे पहले आक्रमण होते थे भाई। उत्तर पश्चिम पे आक्रमण होने का कारण क्या था, वहां पर जो शासक था ना वो कमजोर शासक थे भाई वहां पर। तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों ने किया था भाई, किसने, ईरानियों ने। तो ईरानियों ने जो आक्रमण किया, ईरान का एक अकमनी साम्राज्य था भाई, कौन सा था, अकमनी साम्राज्य, जो 558 ईसा पूर्व से 579 ईसा पूर्व तक रहेगा। और इस समय इनका राजा जो था ना वो सारियस द्वितीय था। सारियस द्वितीय क्या करता, भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन उसको क्या नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। लेकिन पहला सफल आक्रमण पूछते हैं तो वो 516 ईसा पूर्व किसने किया था, डेरियस प्रथम ने किया था, जिसको दारा प्रथम भी कहा जाता है। और उसने गांधार को जीत लिया था, और जिस समय उसने गांधार को जीता ना तो ये उसके राज्य का कौन सा 20वां प्रांत था भाई। और वैसे अकमनी साम्राज्य के अंदर कुल कितने प्रांत होते थे भाई, वो केवल 23 प्रांत होते थे भाई उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद वे जो भारत से 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं भी अपने साथ वापिस ले गए थे। और यहां पर क्या होता है, ईरान का जो अकमनी साम्राज्य है उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और जैसे इसका पतन होता है तो गांधार भी क्या हो जाता है भाई, इनसे आजाद हो जाता है। इसके बाद इसके असर क्या रहे ईरानी आक्रमणकारियों के भारत पर, तो एक तो खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ भाई, इसका जनक भी किसको, ईरानियों को माना जाता है। एक अरमाइक लिपि भाई, अरमाइक लिपि भी मतलब किसकी देन है, ईरानियों की रहेगी भाई। दूसरा, जैसे बिल्डिंग्स के अंदर हम स्तंभ बनाते हैं, स्तंभ अभिलेख जो बनाए गए थे अशोक के समय में, वो भी कहाँ से, ईरानियों की ही मतलब देन रहेगी भाई। स्तंभ बनाने की कला जो है वो ईरानियों से ही हमने सीखी थी। और इसके बाद जो व्यापारिक और आर्थिक संबंध है वो अच्छे हो गए थे, किसके साथ, ईरान के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण। अभी हम बातचीत कर रहे थे यूनानी आक्रमण। सबसे पहले कैसे, मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूं किसका, सिकंदर का भाई। सिकंदर के पिता का नाम क्या था भाई, फिलिप था। मकदूनिया का राजा बनता भाई, कौन, मकदूनिया का राजा बनता फिलिप। कब बनता है, 359 ईसा पूर्व बनता है। और 356 में क्या होता है, सिकंदर का जन्म होता है भाई। 356 में सिकंदर का क्या होता है, जन्म होता है। इसके बाद 329 ईसा पूर्व इसके पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर क्या बनता है, राजा बनता है और विश्व विजेता बनने की कसम लेता है। इसके बाद एक मैं बता देता हूं, सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था। अरस्तु का गुरु कौन था, प्लूटो था। प्लूटो का गुरु कौन था, सुकरात था। तो यहां तक भी ये क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। 326 ईसा पूर्व ये गांधार पर आक्रमण करता है, और गांधार के जो राजा होते थे वो आंबिक होते थे, और आंबिक के ऊपर आक्रमण कर देता है। और वो क्या करता है भाई, वो इससे मतलब पहले ही पराजय मतलब स्वाधीनता इसकी स्वीकार कर लेता है, और कहता है कि भारत के अंदर जब भी आप आगे मतलब बढ़ोगे तो मैं आपकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। और इसके बाद फिर ये मतलब जैसे नाम मात्र युद्ध था तो उसने इसका साथ देने के लिए मतलब बोल दी थी राजा आंबिक ने। इसके बाद फिर ये मतलब राजा पोरस जो है, राजा पोरस पंजाब का राजा था, उसने मतलब उसके ऊपर युद्ध करता है, और उसी को हाइडेस्पिस का युद्ध बोलते हैं। झेलम नदी के किनारे होता है, और इसके अंदर कौन जीत जाता है, सिकंदर जीत जाता है भाई, ठीक है। और इसके बाद फिर वे जैसे ही आगे चलने की कोशिश करते हैं तो ब्यास नदी आ जाती है। ब्यास नदी को क्रॉस करने से मतलब इसके सैनिक जो है वो मना कर देते हैं, हार थक चुके थे, कहते हैं कि मतलब उनके अंदर क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है अपने राजा के प्रति। और फिर उसको मतलब यहाँ से क्या है, 325 ईसा पूर्व क्या करना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। और दूसरी बात, मगध साम्राज्य था आगे, जिसके अंदर बहुत ही ताकतवर राजा कौन होता था, घनानंद होता था भाई, ठीक है। तो इसलिए 325 ईसा पूर्व ब्यास नदी के पास से वो क्या करता है, वापस चला जाता है। सिकंदर भारत के अंदर 19 महीने तक रुका था भाई। कितने समय तक रुका था, 19 महीने तक। और जब वो वापस जाता है
तो उसने एक तो जल सेना बनाई और एक थल सेना, दो टुकड़ों में डिवाइड कर दी अपनी सेना को। और जो जल सेना थी ना उसका तो मतलब निर्याकस को सेनापति बना दिया, और जो थल सेना थी उसका मतलब खुद ही मतलब क्या कर रहा था भाई, ध्यान दे रहा था। और इसके एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, उसको ये जीते हुए हिस्से जो है ये किसको देकर चला जाता है, सेल्यूकस निकेटर को देकर चला जाता है, जिसका आगे चल के 305 ईसा पूर्व किसके साथ युद्ध होगा भाई, चंद्रगुप्त के साथ होगा। और एक संधि के दौरान क्या होगा कि इसको तो 500 हाथी दे देगा चंद्रगुप्त, और इसकी पुत्री से क्या करेगा, विवाह करेगा भाई, ठीक है। और एक जो सेल्यूकस निकेटर था, इसके दरबार में एक कवि रहता था भाई मेगस्थनीज जो था, उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, जिसने भारत को मतलब 7 भागों में डिवाइड कर रखा है, और जितने भी मतलब तिथियां जो है उनके बारे में जानकारी भी हमें मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। 323 ईसा पूर्व जैसे ही वो वापस जा रहा था सिकंदर, तो बेबीलोन के अंदर उसकी मतलब क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से कुछ विशेषता, उसका एक घोड़ा था भाई जिसका नाम वुड का फेलो था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए उसने भारत के अंदर मतलब एक शहर वुड का फेलो नाम से शहर भी बसाया। एक निकेया शहर बसाया था, निकेया का मतलब क्या होता है, विजेता होता है। और उसने मतलब ये शहर झेलम नदी के किनारे बसाए जम्मू साइड में। और इसके बाद हम बात करते हैं भारत से बाहर भी इसने एक शहर बसाया था, जिसका नाम क्या रखा था, सिकंदरिया रखा था। 33 वर्ष की आयु में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहीं से हमें मतलब क्या है, गांधार शैली मिली थी भाई, ठीक है, जो कि आगे चल के किसके अंदर, जैन और बौद्ध धर्म की मूर्तियां जो है इस शैली के अंदर बनेगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करी शिशुनाग वंश भाई, 412 ईसा पूर्व। इसमें क्या था, इसने शिशुनाग ने नागदास को मार के, नागदास अर्यक वंश का अंतिम राजा था, उसको मार के किसकी, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इसका अंतिम राजा जो रहेगा, इसका अंतिम राजा कौन रहेगा भाई, इसका नंदीवर्धन रहेगा। नंदीवर्धन को मार के मतलब महापद्मानंद क्या करेगा, नंदवंश की स्थापना करता है। नंदवंश का अंतिम राजा कौन था, घनानंद। उसको मार के कौन भाई, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब राजा बनेगा, किसकी सहायता से, चाणक्य या कौटिल्य पंडित कह सकते हो, या विष्णुगुप्त, तीनों नाम उसी के रहेंगे। तो इस प्रकार से बीच में फिर भारत पर मतलब क्या रहे हैं, विदेशी आक्रमण भी रहे हैं, सिकंदर का है, ईरानियों का है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे संबंधित MCQ करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।